स्टॉक मार्केट क्या है और इससे इंसान किस तरीके से पैसा कमा सकता है? देखिए, स्टॉक मार्केट, एक हर्षद मेहता जी ने कहा था ना कि स्टॉक मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअल में वैसे ही है, बट उसमें लालच नहीं करना है आदमी को। पूरी वर्ल्ड वॉर ही चल रही है एक तरीके से, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है? बिल्कुल ही पड़ रहा है। हम लोग देख ही रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाती जा रही है, कहाँ जाती है। अभी तक तो हम लोग को लगता था मार्केट गिरती ही नहीं है, और अभी जो 2020 के बाद से इन्वेस्टर्स नए आए ना, उन्होंने एक्चुअल मार्केट गिरते ही नहीं देखी। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट? देखिए, ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइकिल में अब जाने वाला है। सर, ETF के बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमारी ऑडियंस को, और सबसे बेस्ट ETF आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगी? देखिए, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं और आजकल बहुत इन है। ETF में आप सिल्वर में भी, इवन क्या होता है, आप सिल्वर मान लीजिए 2.5 लाख रुपए का एक हम लोग भाव पकड़ के चलते हैं। अब हर आदमी के पास 2.5 लाख रुपए नहीं है देने के लिए, तो आप 25,000 का भी सिल्वर ले सकते हो, 10,000 का भी ले सकते हो, 2,500 का भी सिल्वर ले सकते हो थ्रू ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और वो इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं। आप कभी भी उसको जाके बेच सकते हो, इवन आप उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको एक यंगर को एडवाइस देनी हो फॉर इन्वेस्टमेंट, तो वो एक्चुअल में क्या एडवाइस रहेगी? ये एडवाइस करूंगा, अगर आप 18 के हो तो पहले पैन बनवाओ और फिर डीमैट अकाउंट खोलो, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू करो। 500 रुपये डालो, बट डालना शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा, और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट काफी लोगों के लिए सिर्फ एक जुआ है या फिर पैसा कमाने का मौका। आज हजारों लोग हर दिन शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग अमीर बन पाते हैं, 90% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। इसके पीछे एक्चुअल क्या सच है, इस सच को जानने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मिस्टर संयम अग्रवाल, जो कि एक स्टॉक मार्केट एजुकेटर, इन्वेस्टर और मार्केट साइकोलॉजी को डीपली समझने वाले एक्सपर्ट हैं। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट शुरू करते हैं, एंड तक आप बने रहिएगा। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? संयम जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या है और इससे इंसान किस तरीके से पैसा कमा सकता है? देखिए, स्टॉक मार्केट, एक हर्षद मेहता जी ने कहा था ना कि स्टॉक मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअल में वैसे ही है, बट उसमें लालच नहीं करना है आदमी को। अगर आप स्टॉक मार्केट में लालच करते हो, वो कुएं से बार बार पैसा निकालने की कोशिश करते हो, तो फिर वो दिक्कत होती है। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ इसको सबसे पहले तो हम लोग को गैम्बलिंग कहना बंद करना होगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। जो एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग चल रही है, किसी के पापा का लॉस हो गया, किसी के दादाजी का लॉस हो गया, चाचा का लॉस हो गया, किसी का घर बिक गया, तो उसमें हम लोग ने कहना शुरू कर दिया कि गैम्बलिंग है। यहाँ से लोग पैसा भी कमा रहे हैं। हम लोग को ये समझना पड़ेगा, इकोनॉमी चल रही है, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। आप अगर इसको गैम्बलिंग की तरह करोगे कि हर मिनट मेरे को पैसा चाहिए, तो वो आपको भी गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेगा स्टॉक मार्केट। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करोगे कि मेरे को इससे फ्यूचर बनाना है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो आपको एज अ इन्वेस्टर ट्रीट करेगा और एज अ इन्वेस्टर ही रिवॉर्ड करेगा। और अगर आप एज अ गैम्बलिंग करोगे कि हर सेकंड मेरे को एक ट्रेड चाहिए, हर सेकंड एक नया ट्रेड चाहिए, तो आपको वैसे ही रिवॉर्ड करेगा, आपको गैम्बलर की तरह ही ट्रीट करेगा स्टॉक मार्केट। तो ये सिंपल वर्ड्स में स्टॉक मार्केट यही है। बट एक्चुअल जैसा अभी आपने कहा कि हर इंसान कमा ही रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। बट मैंने कभी कभी देखा है कि इंसान 10-10 साल तक 10-10 साल तक उसका सिर्फ लॉस ही होता रहता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, उसके पीछे रीजन किस्मत का खेल है या फिर किस्मत है। किस्मत पे तो नो डाउट किस्मत का खेल है, बट उसके पीछे ये भी होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। होता है क्या है, आज मैंने रील देख ली, आज मैंने कोई पॉडकास्ट देख लिया, आज मैंने न्यूज़ पे कुछ आ गया, उससे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उससे नहीं होता। आपको थॉरली मार्केट को समझना होगा कि मार्केट चल कैसे रहा है, मार्केट के इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर क्रूड ऑयल में कुछ हो रहा है तो हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर डॉलर पे कुछ हो रहा है तो हमारी मार्केट पे क्या आएगा, गोल्ड पे कुछ इम्पैक्ट है तो हमारी मार्केट में क्या आएगा। केवल कहीं से देख लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया कि ये ले लो, मेरे फ्रेंड ने बोला है, मेरे ऑफिस वाले फ्रेंड ने बोला है कि ये 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो ले लो। वो 50 वाला शेयर 60 हो गया, 70 हो गया, अब आपको लग रहा है नहीं, मिस कर दिया, अब ले लेना चाहिए। आपने 80 रुपए पे लिया, वो 8 रुपए आ गया। तो अगर आप जब तक ऐसे करते रहोगे तो 10 साल के आप आने वाले और 20 साल भी दे दोगे तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा आपका। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। दूसरों की वर्ड्स पे आप भरोसा करते रहोगे तब तक पैसा बनना बहुत मुश्किल है मार्केट से। आपने जैसे कहा कि अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से एक्चुअल क्या सही टाइम है? इतनी ड्यूरेशन तक तो आपको सीखना ही चाहिए, इसके बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। तो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपके चैनल पे यही बोला था जब मैं आया था कि
आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना होगा, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। देखिए अभी मार्केट गिर रही है तो अभी आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि मार्केट गिरती है तो आपको कैसे पेशेंस करना है। आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना होगा, थोड़ा थोड़ा अपना हाथ जलाना होगा, तभी आप सीख पाओगे। अगर आपको है कि मेरे को मार्केट सीखनी है, लेट सपोज आपके पास 10 लाख रुपीस की कैपिटल है या 1 लाख रुपीस की कैपिटल है, हम लोग बहुत छोटी कैपिटल से बात करते हैं, 1 लाख रुपीस की आपके पास कैपिटल है, तो आप पहले इनिशियल 30,000 उसमें से निकाल के रख दो कि ये मेरा लॉस हो गया है, और आप उससे सीखना शुरू कर दो। आप 1,000 रुपए डालो, 500 रुपए डालो रोज मार्केट, आप समझो, आप अपने माइंड पे काम करो कि मैंने यहां पे क्या गलती करी, मैंने कब लालच करा। इट्स अ माइंड गेम, स्टॉक मार्केट इज अ माइंड गेम। आप ये बात हमेशा याद रखो, पहले अपने दिमाग पे काम करो फिर मार्केट पे काम करो। हम लोग क्या है, मार्केट मेरी तरह चलेगी, मार्केट किसी की तरह नहीं चलती, कोई माँ बाप नहीं मार्केट का, मार्केट वैसे ही चलेगी जैसे उसको चलना है। आपको अपने आप को बदलना है अगर पैसा कमाना है मार्केट में, आपको अपने माइंड पे काम करना है, आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, तब आप कमा पाओगे पैसा। बहुत लोग कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक जुआ है, एक धंधा है, तो आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैंने आपसे पहले इनिशियली बोला, जब आपने पूछा कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो मैंने कहा देखो ये जुआ नहीं है। अगर आप इसको जुए की तरह ट्रीट करोगे तो ये भी आपको जुए की तरह ट्रीट करेगी और वैसे ही रिवॉर्ड करेगी। और अगर आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे तो ये आपको एज अ बिजनेस ट्रीट करेगी कि यहाँ बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कभी अपने बिजनेस को जुआ नहीं बोलता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि ये मैं जुआ कर रहा हूं। हर बिजनेस में जुआ है। आपने बिजनेस फेलियर हो गया तो वो जुआ ही तो हुआ ना, आपका फेलियर हो गया, पैसा लग गया, तो जुए में आप हार गए, तो बिजनेस में भी आप हार गए। बट ये वैसा नहीं है। जुए में इंसान जीतता भी है, जीतता जैसा भी आपने है, कहा किस्मत का खेल है। किस्मत का, तो फिर आपको वैसे ही आपको मार्केट ट्रीट करेगी ना। आप हर बार तो नहीं जीतता है, हर बेट तो नहीं जीतता है जुए में, कुछ एक ही बेट जीतता है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सामने वाले के पक्ष में ज्यादा होती है, आपके पक्ष में कम होती है जुए में कभी भी। तो जो जुआ घर चला रहा है उसके पक्ष में ज्यादा रही, कैसीनो के पक्ष में हमेशा 51% रहेगा कैसीनो का, और आपका 49% रहेगा, तो मार्केट का भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अगर मैं कहता हूं ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप उसको गैम्बलिंग की तरह भी ले रहे हो, तो भी आप दिमाग से लो, आप होश दिमाग में काम करो। ये नहीं कि एवरेज करते जा रहे हैं, पहले 100 पे लिया, फिर 50 पे लिया, अब इससे नीचे कहां जाएगा। तो 100 रुपए से अगर वो 50% गिर के 50 आ सकता है, तो 50 रुपए से भी 50% गिर के 25 आ सकता है स्टॉक, और फिर वहां से भी 50% गिर के 12.5 आ सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हर लेवल से 50% गिर सकता है स्टॉक, तो ये नहीं करना है आपको। अगर कुछ आपने सोचा कि हाँ मैंने ये ट्रेड इस वजह से लिया, आपने एग्जीक्यूट करा, आप गलत पड़े, तो ईगो नहीं लेना है मार्केट से, अलग हो जाने का है। लोग हर्षद मेहता वाली फिल्म से बहुत इंस्पायर हो गए, अपने आप को भी वही समझने लग गए। वो फिल्म है ना मैम, आपको ये भी समझना पड़ेगा। हर्षद मेहता जी ने भी बहुत टाइम बाद सक्सेस का स्वाद चखा। ऐसा तो नहीं पहले दिन आ गए और उनको सक्सेस मिल गई, उन्होंने भी ट्रेडिंग्स देखी। आप उस फिल्म में ही जाओ तो उनको 10 लाख का नुकसान हो जाता है, उनके भाई कहते हैं 10 लाख का लॉस हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। जब वो केवल जॉबर थे तो उन्होंने भी कलेजा रखा ना, उन्होंने भी फाइट करा, वो तो चले नहीं गए वहां से। तो सबकी एक स्टोरी होती है, हर्षद मेहता जी की भी स्टोरी है, राकेश झुनझुनवाला जी की भी स्टोरी है। हम लोग जरूरी नहीं है वहीं तक बने, कुछ की दिखा दी गई है, कुछ की नहीं पता होती। अगर किसी ने 50 करोड़ कमाए या किसी ने 5 करोड़ भी कमाए मार्केट से, तो क्या वो कम है? उसकी तो लाइफ सेट है ना। तो आप अगर 5 CR भी कमा रहे हो या आप 20 CR भी कमा रहे हो, तो इट्स इनफ फॉर यू। अगर आज कोई बिगनर अपना स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो पहली चीज अपने ध्यान में क्या रखे? पहली एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट आई वुड सजेस्ट टू एवरी बिगनर ऑफ, कि आप लर्निंग पे ध्यान दो। अर्निंग तो अपने आप हो जाएगी, और ये सब चीजें छोड़ दो कि लाइफ इज अ रेस और नहीं भागूंगा तो क्या होगा, और आज नहीं कमाया तो कल क्या करूंगा। आप पहले लर्न करो। अर्न तो आप जितनी कैपिटल लगाए हो आप एक दिन में कमाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप अभी आप बिगनर हो। मैं ये सोच के चल रहा हूं आप 18 ईयर्स से 24 ईयर एज के ग्रुप में हो, और आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो आप 1 लाख रुपए दिन के आदमी बन जाओगे, अगर आपने लर्निंग अच्छी कर ली अपनी। तो आई वुड एडवाइस टू योर व्यूअर्स कि अगर आप लर्निंग अच्छी कर लोगे तो अर्निंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो आप लर्निंग पे ध्यान दो। लर्निंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई अगर सजेशन देना चाहो? प्लेटफॉर्म तो स्टॉक मार्केट ही है ना। प्लेटफॉर्म में कहीं बाहर से लाए थोड़ी ना लाऊंगा। प्लेटफॉर्म डजंट मैटर, मार्केट मैटर्स। आप मार्केट को समझो, मार्केट ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी खड़े हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे सब खड़े हैं। ओके। स्टॉक मार्केट जब बच्चा कोई भी स्टार्ट करता है तो वो टीनेज एज में ही करता है, तो बेस्ट एज इस चीज को सीखने की, स्टार्ट करने की आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगी? 12 साल से देखना शुरू कर दे। व्हाट आई वुड एडवाइस, अगर उसको कुछ बड़ा करना है 12 से 15 साल के बीच में वो देखना शुरू कर दे मार्केट को। ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई छोड़ के वो देखने लग जाए। आधा 1 घंटा उसको पता होना चाहिए कि आज निफ्टी कहाँ बंद हुई, सेंसेक्स कहाँ बंद हुआ, या क्यों कुछ बड़ा कुछ न्यूज आता है, कुछ हमारे
गवर्नेंस की तरफ से कुछ होता है, तो उसको ये चीजें पता होना शुरू हो जाए। 18 के बाद अपना पैन बनवा ले, उसके बाद वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। 500 रुपए डाल दे, महीने का 500 रुपए तो डाल सकता है वो अपनी पॉकेट मनी से बचा के। तो उसको एटलीस्ट दर्द आ जाएगा, दर्द झेलना आ जाएगा कि 500 रुपए मेरे अभी 480 रह गए, अभी मेरे 450 रह गए, तो उसके लिए वो भी बड़ा अमाउंट है 50 रुपए, तो उसको दर्द झेलना आ जाएगा धीरे धीरे। तो जब दर्द झेल के वो 22 साल की उम्र तक आगे बढ़ना शुरू होगा ना, तो फिर वो उसको सब चीजें हो जाए, दर्द प्रूफ हो जाएगा वो। अगर किसी का मार्केट में बड़ा लॉस हुआ है तो वो दोबारा से मोटिवेटेड कैसे हुए? दोबारा से मोटिवेट तभी हो सकता है जब उसके पास दोबारा कैपिटल आएगी, उसके बिना कहाँ से मोटिवेट होगा। तो पहले मोटिवेट होने के लिए कैपिटल लाओ, तब मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फर्क क्या है? ट्रेडिंग बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बहुत अच्छा लगता है, और इन्वेस्टिंग क्या है कि आपको लगता है बहुत बोरिंग सा। अरे यार कौन, अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूँ एक शेयर ले लो आप, अगले साल तक 20-25% का रिटर्न दे देगा। तो आप बोलो अरे क्या बोल रहे हो, मेरे को तो अभी दिन का 20-25% चाहिए या महीने का 20-25% चाहिए, और आप साल भर की बात करो तो बहुत बोरिंग सा लगता है। लेकिन एक्चुअल पैसा जो होता है वो इन्वेस्टमेंट से ही बनता है, और ट्रेडिंग से भी लोग पैसा बनाते हैं। इनिशियल कैपिटल बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रेडिंग से बनाई है, बट उसके लिए देन अगेन बहुत पेशेंस चाहिए, और सब माइंड गेम है। आपका बहुत अच्छी लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग चाहिए। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ट्रेडिंग से लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कमा रहे। अगर सेबी कह रहा है कि 90% लोग गवा रहे हैं, तो 10% कमा रहे हैं ना, हाँ। तो कोई तो कमा रहा है ना, तो 10% ने अपने ऊपर काम करा होगा ना। ऐसा तो नहीं बार बार आप वो भाग्य की खाएंगे या गुड लकी चल रहा है उनका, वो कमाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कुछ अपने अंदर कुछ स्पेशल चीजें रखी होंगी, इस वजह से वो लोग कमा रहे हैं। ओके, ये जो 90% का रेशियो और 10% का जो रेशियो है, इनको हम 50-50 में कब तक कन्वर्टेड कर सकते हैं आपका अकॉर्डिंग इन इंडिया? बहुत मुश्किल है, सीरियसली बहुत मुश्किल है। ओके, आप क्यों हैं? क्योंकि आप पैसे को समझो। आज हम लोग इस रूम में बैठे हैं, और इस रूम में अगर 10 लोग होते और मैं सबको इक्वली, अगर आप ऐसे समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग पूरी दुनिया की सारी संपत्ति को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, तो ये लॉ कहता है कि 3 साल के अंदर वो सारी संपत्ति 10% लोगों के हाथ में आ जाएगी। हाँ। तो ये बहुत मुश्किल है जो आप बोल रहे हो, ये नेचर ही है, ये हो नहीं है। जो 10% लोग अपने ऊपर काम करेंगे वही 10% लोग अर्न करेंगे, क्योंकि अपने ऊपर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। टीवी पे देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। सही मुझे अभी आप बता रहे हैं लोगों को कि आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे लर्निंग करनी चाहिए, फिर आप ही कह रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है 50% के रेशियो में। आप 10% में जाओ ना, आप 10% में जाओ ना। मैंने आपसे क्या कहा, आप दुनिया को मत बदलो, हाँ। स्टॉक मार्केट को बदलने की कोशिश मत करो, आप खुद को बदलो। आप टॉप 10% में आओ ना, आप 91 नंबर पे आ जाओ ना, 100 नंबर पे आओ, 91 नंबर पे आ जाओ, टॉप 10% पे आओ ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप दुनिया को बदलने चल रहे हो कि कब होगा क्या होगा, तो जब सब लोग जब लर्निंग शुरू करेंगे, तब अर्निंग शुरू करेंगे, तब तक प्लेटफॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, तब तक क्या चीजें रहेंगी। देखिए, समाज सेवा, पहले खुद का भी घर भर लो, फिर समाज सेवा कर लेना। जब मुट्ठी आपकी भरी नहीं होगी तो आप दान क्या करोगे? जी। बिगिनर्स मार्केट में आती सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। ओके, आई वुड एडवाइस कि ट्रेडिंग में मत फंसो। उनको होता क्या है कि देखिए, नए होते हैं, पहले तो खुद से बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं, उनको कहीं से कुछ रील्स आ गई, 30 सेकंड की रील देख ली, या ये देख लिया, आज ये लेना है, आज मैंने ऐसे करा। कुछ फेक इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, बहुत सारे हैं, उनको वो लोग दिखाते हैं कि देखो ये फेक स्क्रीनशॉट्स हैं या कुछ करते हैं, तो उनको अभी चीजें बहुत सारी पता नहीं है, तो वो ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। पहले मार्केट को समझो। आई ऑलरेडी एडवाइज यू कि अगर आपके पास 100 रुपए की कैपिटल है तो 30 रुपीज मार्केट में डाल के भूल जाओ कि ये मेरा लॉस हो चुका है ऑलरेडी। ओके, आपके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग ज्यादा बेस्ट रहेगी या इन्वेस्टिंग ही ज्यादा बेस्ट रहेगी फॉर बिगिनर्स? ऑलवेज इन्वेस्टिंग, बट ट्रेडिंग भी उनको करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ साइड बाय साइड करनी चाहिए, शुरुआत में बचना चाहिए। पहले आप मार्केट को सीखो, नहीं तो आपकी इनिशियल कैपिटल ग्रो नहीं करेगी, फिर आप धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने लग जाओगे कि नहीं यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। आज मैं आपसे 1 साल का होराइजन बोल दूं तो आपको लगेगा क्या बात कर रहे हैं। आपको तो चाहिए कि 1 महीने में मेरा पैसा हो जाए, ये वॉर खत्म हो जाए और मेरा पैसा डबल हो जाए। तो ऐसा होता है, बट आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो तो उससे आपको स्पार्क मिलती रहेगी मार्केट की। सर, जैसा अभी आपने वॉर का नाम लिया, तो अभी पूरी वर्ल्ड वॉर ही चल रही है एक तरीके से, तो उस चीज का इम्पैक्ट क्या स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है? बिल्कुल ही पड़ रहा है। हम लोग देख ही रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाती जा रही है, कहाँ जाती है। अभी तक तो हम लोग को लगता था मार्केट गिरती ही नहीं है, कोई वॉर हुई,
अब पहले इजराइल की वॉर हुई किसी से तो हुआ कि चलो ठीक है, थोड़ी सी मार्केट गिरी फिर ठीक हो गई। फिर यूक्रेन वाला हम लोग ने देखा, यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, थोड़ा बहुत मार्केट गिरी, ठीक हो गई। बट अभी आप देख रहे हो कि ये सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। और अभी जो 2020 के बाद से इन्वेस्टर्स नए आए ना, उन्होंने एक्चुअल मार्केट गिरते ही नहीं देखी है। उनको लगा 2-5%, 10% का मैक्स टू मैक्स करेक्शन आएगा और फिर मार्केट चल देगी, फिर आएगा फिर चल देगी। तो उनके हाथ जो है वो खाली हो चुके हैं कैपिटल से, कि उनके हाथ में है ही नहीं। वो जो पहला 10% गिरा वहीं पे सब लगा दिया उन्होंने कि मेरा स्टॉक गिरा एवरेज, मेरा स्टॉक गिरा एवरेज। बट ये समझना पड़ेगा कि मार्केट गिरती भी है और बेयर फेज भी आता है, ऑलवेज बुल फेज नहीं चलता है मार्केट में। ये लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं, तो ये बेयर फेज भी है मार्केट में। ओके सर, जैसा भी पिछले कुछ सालों में एक बीमारी आई थी कोविड, बहुत लंबे समय तक वो हमारे इंडिया में रही थी, इवन पूरे वर्ल्ड में रही थी। उसके बाद लोगों ने सोचा था कि अब शायद दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा, बट उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, मार्केट एकदम से ग्रो होना शुरू हुआ। तो इसके पीछे एक्चुअल क्या रीज़न था? देखिए, मार्केट पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है चीज़ों को। हम लोग कुछ और प्रिडिक्ट करते हैं, मार्केट कुछ और प्रिडिक्ट करता है। हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे अभी तक लड़ाई में कि 2-3 दिन चलेगी, खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। मार्केट कुछ और प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ था। इस वजह से अभी तक मार्केट में डीप करेक्शन आ रहा है और आगे भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अभी वैल्यूएशन ठीक नहीं आए, अभी थोड़ा सा और करेक्शन बचा है मार्केट में। अभी थोड़ा और करेक्शन है, जब तक क्रूड ऑयल वगैरह स्टेबल नहीं हो जाता है तो मार्केट में है करेक्शन। तो हम लोग पहले ही सोच रहे थे कि मार्केट जैसे कि वॉर हुई 2 दिन 3 दिन की हुई, गिर जाएगी। बट इस बार स्टेट का कोई हेड मारा गया है, तो उन लोग को भी रिटेलिएट करना है, वो भी रिटेलिएट करेंगे। चीज़ें बदल चुकी हैं, जो ऑयल की सप्लाई है वो कई देशों को नहीं हो पा रही है, बंद हो चुकी है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इस बार सिचुएशन दूसरी है और इस बार बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व है, जिनके इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है उसमें। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस बार दुबई भी इन्वॉल्व है, यूएई इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है डायरेक्टली, इजराइल इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है। तो चारों के अपने अलग अलग इंटरेस्ट भी हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा कि ईरान चाह रहा है कि हम मुस्लिम कंट्रीज के हेड बन जाए, यूएई बनने नहीं दे रहा है उनको। यूएस चाह रहा है कि मेरे को तेल का कंट्रोल मिल जाए, वो उनको नहीं देना चाह रहा है। इजराइल चाह रहा है कि उसके पास से न्यूक्लियर बम हट जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट है और सब कोई अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना चाह रहा है। तो इस बार लड़ाई कुछ लंबी चलेगी, सब प्रिपरेशन से आए इस बार। तो अब इस समय स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बेवकूफ़ियत होगी या समझदारी होगी आपके हिसाब से? देखिए, बेवकूफ़ी तो कभी नहीं होती स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड। मार्केट में आप पैसा लगाओ, बट पार्टली लगाओ। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप 20 रुपीज़ आज लगा दो, फिर आप वेट करो कि नेक्स्ट 20% मेरे को कब डालना है, करेक्शन आएगी, क्या होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक करो। ऐसा नहीं है कि जो पीछे कोविड से आज तक स्टॉक्स चले वही स्टॉक्स चलेंगे। आपको स्टॉक फाइंडिंग आनी चाहिए, आप स्टॉक्स को ढूंढो कि अब कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक चलेगा, वैसे आप पैसा लगाओ। और सारा पैसा आपको एक सेक्टर में नहीं लगाना है, अलग अलग सेक्टर्स डिफाइन करो, उसमें लगाओ। कुछ बैंकिंग में लगाओ, कुछ पीएसयूज में लगाओ, कुछ आप आईटी में लगाओ, ऐसे करके। सर, जैसे अभी आपने कहा ये सारी की सारी चीज़ें अभी लंबी चलेगी, मार्केट प्री प्लान्ड होती है, तो ये जो प्रेडिक्शंस होती है, एस्ट्रोलॉजी प्री प्लान्ड नहीं होती। सॉरी, आई एम स्टॉपिंग यू। मार्केट कभी प्री प्लान्ड नहीं चलती है। ओके। हाँ, मार्केट एज्यूम करती है, मार्केट पहले से एज्यूम कर लेती है चीजों को, जो हम लोग नहीं कर पाते। मैंने ये तो ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है या फिर ये सारी की सारी चीजें जो है स्टॉक्स वगैरह को देखकर ही? आजकल बहुत सारी रील्स में देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, इसलिए मैंने और मेरे को हंसी भी आती है कई बार कि इतना ज्यादा प्रिडिक्शन कर लेने लग गए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी एंड आई फॉलो ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी अप टू सम एक्सटेंट। मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं गुडी गुडी बातें करूँ कि नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ और बाहर जाके अपना हाथ दिखाऊं या कुंडली दिखाऊं, ऐसा नहीं है। मैं अप टू सम एक्सटेंट मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, और वो कुछ चीजें सही भी होती है। मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, बट इतना ज्यादा नहीं कि अभी अभिजीत मुहूर्त है तो मैं खरीदूंगा, या फिर कोई और मुहूर्त है, अभी राहु काल है तो मैं खरीदूंगा, या शनि काल है, ऐसा नहीं है। आपको एक आइडिया दे सकता है एस्ट्रोलॉजी कि लेट्स सपोज गोचर चल रहा है अभी, जैसे अभी 21 फरवरी से मंगल का गोचर चला है, तो आप देख रहे हो तब से सिचुएशंस टेंस होना शुरू हो गई थी, तो आपको एक आइडिया लग सकता है। बट आप उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दो तो वो बहुत गलत है, वो गलत है, वो नहीं करना है, उस पर डिपेंड नहीं होना है कि नहीं अब इस मिनट ये होने वाला है, उस मिनट वो होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक आइडिया लग सकता है। ओके
सर जैसे अभी हम प्रिडिक्शंस की ही बात कर रहे थे, तो अभी हाल ही में एक रील वायरल हुई थी कि वर्ल्ड कप की प्रिडिक्शन एक एस्ट्रोलॉजर पहले ही कर चुका था कि इंडिया जीतेगी जी। तो वो जो प्रिडिक्शन है, जब वो वर्ल्ड कप जैसी चीजों में इतनी सच साबित हो सकती है, तो क्या स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकती? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ आपसे, हो सकती है, बट देखिए उसमें क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग सकता है। सिर्फ आप सोचो कि एक ट्रेड में एस्ट्रोलॉजर से पूछ के या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, मैंने जितना फाइंड करा है। अब एस्ट्रोलॉजी को आप कैसे समझ सकते हो? आप ऐसे समझो, किसी का बृहस्पति मजबूत है, कोई शुक्र प्रधान है, तो वो अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे कि चलो मैं शुक्र प्रधान हूं, मैं फला फला कंपनियों में करता हूँ, मैं कोई कंपनी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा या अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आपका अगर बृहस्पति मजबूत है तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले लो, आपका शुक्र मजबूत है तो आप अकॉर्डिंगली उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, या आपका शनि अच्छा है या कोई आपके ग्रह पर्टिकुलर नहीं ठीक है, विपरीत है आपसे, तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड लो कि मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना है। ऐसा होता है, मतलब मान्यता के ऊपर अगर आप मानते हो तो थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते हो। आइडिया ले सकते हो, आपको आइडिया लग सकता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, बट एग्जैक्ट जो बोलते हैं कि निफ्टी 22,000 आ जाएगा, या वो अब आप रोज बोलते रहोगे तो कभी ना कभी तो आएगा ही। अब मैं रोज बोलता रहूं कि 27,000 आएगा, 27,000 आएगा, तो कभी ना कभी तो आएगा, उस दिन मैं चिल्लाने लग जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे हमने वर्ल्ड कप की बात की है, तो जैसे इंडिया 2026 में वर्ल्ड कप जीता है, तो इसकी वजह से क्या मार्केट में थोड़ा डिफरेंस आएगा? देखिए मार्केट में डायरेक्टली कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आना है, बट व्हाट आई थिंक कि ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक या इंडस्ट्री, जैसे आपकी स्पोर्ट इंडस्ट्री बूम कर सकती है इंडिया में। अब आप आईपीएल देख रहे हैं, आने वाला है, तो उससे एक बूम मिलता है इंडस्ट्री को, तो एक इकोनॉमी चर्न होता है, बट डायरेक्टली नहीं आता है। देखिए होता है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया था पीछे हम लोग के, तो अब उसमें हुआ क्या था कि वो पहले बहुत टाइम बाद ऐसे कैप्टन बने जो क्लीन शेव थे, तो अब उससे जिलेट के शेयर पे इम्पैक्ट आ गया, वो 20% से 25% वहां से शेयर भाग गया, तो इम्पैक्ट तो आया ना मार्केट में। अब मार्केट ने क्या एज्यूम करा कि अब क्लीन शेव बंदे चलेंगे। तब तक विराट कोहली का दौर था, फिर उसके बाद रोहित शर्मा जी थे, या उसके पहले कोई और थे, तो वो बियर्ड वाले थे, तो मार्केट ने एज्यूम करा कि अब जिलेट का शेयर चल सकता है, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कितना जल्दी पकड़ रहे हो चीजों को, वो आपके ऊपर है। अगर किसी के पास 10,000 रुपीज है तो क्या वो मार्केट स्टार्ट कर सकता है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग? बिल्कुल कर सकता है, 10,000 क्या 1,000 से भी कर सकता है। इन्वेस्टिंग भी इन्वेस्टिंग कर सकता है, बट बैक बोरो स्टिल आपको कैपिटल लानी पड़ेगी अगर आपको अमीर बनना है तो। 10,000 से आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। मार्केट में आपको कहीं ना कहीं से कैपिटल लानी ही पड़ेगी, कुछ भी करके लाना। अगर किसी के पास इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी के पास 10,000 है तो आप उसको सजेस्ट क्या करना चाहोगे? आई वुड सजेस्ट कि आप उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, और उस 10,000 से सीखने की कोशिश करो। आप जितना मैक्सिमम सीख सकते हो उससे, उसको पार्ट्स में करो, 1,000 के पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर आपको निफ्टी वगैरह में ट्रेड करना है तो आप पहले 1,000 डाल के आप देखो मैंने क्या गलती करी, फिर आप दूसरा 1,000 डालो, फिर आप कुछ इन्वेस्टमेंट में डालो, 5,000 उसका इन्वेस्टमेंट में डाल दो, 2,000 आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि देखो हाँ, इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी उससे मेरे को स्लोली रिटर्न मिला, बट मिला, वहां मेरी कैपिटल नहीं खत्म हुई। ये जो मैंने ट्रेडिंग करी इससे मेरी कैपिटल ही खत्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गई। या जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाला उसमें भी मेरे को थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिला, मेरे इन्वेस्टमेंट से शायद कम मिला होगा, बट म्यूचुअल फंड्स में फिर भी रिटर्न मिला, एफडी से ज्यादा मिला आपको। हाँ, उससे तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता मिलेगा ही, बट मिलता है। अब जैसे अभी मार्केट गिर गई जी, तो म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो आपने सुना होगा। वो तो लास्ट में लिखा ही होता है। तो ये लिखा होता है, बट ये सच भी है, हम लोग को इसको समझना भी पड़ेगा। वो सब लिखने के बाद भी वो चीज बिकती है। लाइक हम धूम्रपान ही ले लिखा होता है कि जानलेवा है, बट बिकता है। हाँ सर, जैसे अभी हमने सेक्टर्स की बात करी, तो एक इन्वेस्टर के लिए बेस्ट सेक्टर या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट? देखिए ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइकिल में अब जाने वाला है। ओके। अगर आप देख रहे हो कि अब जैसे युद्ध हो रहा है, मैं आपसे उसको रिलेट करके बताता हूँ, तो अब युद्ध के बाद बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो वेट कर रही होंगी कि उनको रिकंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट कुछ कंपनीज तो ऐसी होंगी जिनको रिकंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा, तो अब उनकी साइकिल चलना शुरू होगी, अब उनको काम मिलना शुरू होगा।
तो आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अब जैसे सेफेस्ट सेक्टर मानते हैं कई बार लोग बैंकिंग, आपने आईटी का देखा कि पीछे बहुत ज्यादा गिरता गया जब से ट्रम्प आए हैं, आईटी गिरता चला जा रहा है एक तरफा, या एआई का इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा, बट लोग कहते हैं कि बैंकिंग सेफेस्ट रहेगा, वहां से पैसा निकल के बैंकिंग में लग भी रहा है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व करा कि आईटी से काफी पैसा निकल के बैंकिंग में जा भी रहा है। तो ये सेफेस्ट रहता है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सेफ हो सकता है आपका जब आप मार्केट में रहते हो, उसमें से एक सेफेस्ट सेक्टर हो सकता है बैंकिंग। सर ईटीएफ के बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमारी ऑडियंस को, और सबसे बेस्ट ईटीएफ आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगी? देखिए ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं और आजकल बहुत इन है। ईटीएफ में आप सिल्वर में भी, इवन क्या होता है, आप सिल्वर मान लीजिए 2.5 लाख रुपए का एक हम लोग भाव पकड़ के चलते हैं, अब हर आदमी के पास 2.5 लाख रुपए नहीं है देने के लिए, तो आप 25,000 का भी सिल्वर ले सकते हो, 10,000 का भी ले सकते हो, 2,500 का भी सिल्वर ले सकते हो थ्रू ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और वो इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं, आप कभी भी उसको जाके बेच सकते हो, इवन आप उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आई एम नॉट एडवाइजिंग टू डू दैट, बट आप कर सकते हो उसमें ट्रेडिंग। जी ईटीएफ बेस्ट कौन सी रहेगी, निफ्टी वगैरह की अगर आपको मैम? बताओ निफ्टी देखिए, मेरे को जो लगता है कि बेस्ट ईटीएफ जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आई एम नॉट एडवाइजिंग टू इन्वेस्ट एनीवेयर, आप बिफोर इन्वेस्टिंग आप पहले अपने एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, बट जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ निफ्टी जूनियर में करता हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी उसको बोलते हैं। जैसे निफ्टी 50 होता है तो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उसके बाद की जो होती है 51 से लेके 100 की कंपनीज, मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसको निफ्टी जूनियर कहते हैं। उसका जो रिटर्न होता है वो हमेशा देखा गया है कि निफ्टी को बीट करता है, तो वो बेस्ट लगता है मेरे को। बट वो हाई रिस्क होता है, आई थिंक थोड़ा रिस्क तो ज्यादा रहेगा मैम, जहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। रिस्क उसमें इसलिए ज्यादा होता है, मैं आपके दर्शकों को बता भी देता हूँ, व्यूअर्स को, क्योंकि वो नेक्स्ट 50 होता है, उसमें पोटेंशियल होता है कि वो निफ्टी में आ सकते हैं। अब जब निफ्टी में चर्निंग होगी, जो निफ्टी से मान लीजिए कि 50 में से 5 स्टॉक हट रहे हैं, तो वो जो निफ्टी जूनियर मैंने आपको बताया नेक्स्ट 50, उसी में से वो 5 स्टॉक ऐड होंगे, तो उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी बच्चे की रैंकिंग कम हो गई है, अगर वो पहले टॉप 10 में आता था फिर वो 15 में चला गया, तो वो कोशिश करेगा कि नहीं मैं फिर से टॉप 10 में आ जाऊं, तो निफ्टी जूनियर जो होते हैं वही स्टॉक्स होते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं कि मैं फिर से 50 में आ जाऊं, तो वो बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। तो मैं पर्सनली उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, ये आप सजेस्ट नहीं करना चाहेंगे? मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई पर्सनली इन्वेस्ट इन दैट। ओके सर, जैसे ना अभी हमने देखा है स्टॉक मार्केट जैसा वर्ड बहुत ज्यादा एक तरीके से कहूँ ट्रेंडिंग चल रहा है। 2010 से अगर हम पहले की बात करें तो कोई भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था इन सब चीज़ों में, क्योंकि लोग तब विश्वास करते थे कि हम इंश्योरेंस करा ले, हम एफडी वगैरह करा ले, हम बैंक में पैसा जमा करा ले। एक LIC कंपनी है, बहुत फेमस थी पहले, तो अब जैसे LIC में कोई भी इन्वेस्ट करना इतना नहीं पसंद करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है वो, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी बहुत कम आता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो चीज़ सही है? लोगों का जो झुकाव आ रहा है मार्केट की तरफ, वो आपके अकॉर्डिंग सही है? उन सब चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, मैं नहीं वर्ड तो नहीं बोलूंगा मैम कि नहीं करना चाहिए, बट हाँ, जो ह्यूज चंक आ रहा है मार्केट में वो हम लोग को दिख रहा है, और वो सही दिशा में जा भी रहा है। और क्योंकि लोगों ने बहुत पैसा कमाया है पिछले 5 साल में मार्केट में, जितना वो लोग शायद और कहीं इन्वेस्ट करके ना कमा पाते या FD से नहीं कमा पाते, तो कमाया तो है लोगों ने, अच्छा पैसा कमाया है, अब थोड़ा सा देने का टाइम आ रहा है मार्केट को, तो दे दीजिए। और आई वुड एडवाइस टू योर इन्वेस्टर कि आप कामली बने रहिए मार्केट में। अगर आपने कमाया है मार्केट से तो देना भी सीखिए मार्केट को, केवल हर बार मार्केट आपको नहीं देगा, आपको भी मार्केट को कुछ देना होगा। तो आप थोड़ा सा कामली रहिए, मार्केट को थोड़ा सा भी खराब समय चल रहा है, नो दैट, तो आप बने रहिए मार्केट में। हो सकता है कि आप कल कोई जाके स्टॉक लो 20% और नीचे हो जाए, तो आपको 20% की सर्दी गर्मी कभी भी आपको स्टॉक में देखनी पड़ेगी। आप उसके लिए हेडेक ले लो, आप उसके लिए एंजाइटी ले लो, तो वो कोई फायदा नहीं है। फिक्स इन्वेस्टमेंट से जैसे FD वगैरह ही होती है, उसमें तो रिस्क नहीं होता है, उनसे कैसे बेटर है स्टॉक मार्केट? क्योंकि उसमें तो रिस्क होता है। अगर कोई एक इंसान है, उसे रिस्क नहीं लेना है बट फिर भी एक अच्छा रिटर्न चाहिए, तो वो FD वगैरह में भी डाल सकते हैं, क्योंकि रिटर्न तो अच्छा आता ही है FD में, ऐसी बात नहीं है। RD में भी 6% का क्या अच्छा रिटर्न होता है, आप बता दो मेरे को। क्या ही करोगे आप 6% के रिटर्न में? सर 8 में भी 8 आता तो है। आप अगर कोई NBFC में जा रहे हो तो होता है, तो फिर वहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। आप सेंट्रलाइज बैंक से करोगे तो आपको 6% मिलता है ना, आप NBFC से करोगे तो आपको 8% 9% मिलता है, आई नो दैट, बट वहाँ रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। आप जब उनके साइन करते हो तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो मतलब जब रिस्क लेना ही है तो फिर स्टॉक मार्केट में तो आप स्टॉक मार्केट में लो। आई वुड एडवाइस कि देखो थोड़ा बहुत FD में रख लो, कि आपको एक
सेफ चंक आपके पास होना चाहिए हाँ, कि कभी कोई दिक्कत है तो मेरे पास है एक सर्टेन अमाउंट कि Backup. मैं अपने घर का 6 महीने का खर्चा कर सकता हूँ इससे, तब आप स्टॉक मार्केट में उतरो। बट ये नहीं कि आपने पूरा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा रहे। 6 महीने का पैसा आपका, 6 महीने की सैलरी हमेशा एफडी में अलग होनी चाहिए, और वो एफडी में ही होनी चाहिए, मार्केट में नहीं कि म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रेट। जब बात वही पढ़नी है तो अलग अलग पैसे लगा के क्या फायदा। एग्जैक्टली। जब मार्केट गिरता है तो जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं वो डरते नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देख लिया है ना उन्होंने, सारी सर्दी गर्मी मार्केट की देख ली होती है उन्होंने। उनको पता है कि मार्केट गिरा है तो बढ़ेगा भी, या बढ़ा है बहुत ज्यादा तो गिरेगा भी, उनको ये भी पता है। 5 साल में पीछे क्या हुआ कोविड के बाद से, लोगों ने कभी मार्केट गिरते नहीं देखा। हम लोग ने मैंने 3 सर्किट देख ली अपनी लाइफ में मार्केट के। तो मार्केट अगर बढ़ा है तो गिरेगा भी, और गिरा है तो बढ़ेगा भी। अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट अगर गिरा है तो बढ़ेगा ही, गिरा है तो बढ़ेगा ही। वो 2% गिरा, 5% गिरा, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो लोगों ने अभी अच्छी खासी गिरावट देखी नहीं है। अब आया है हेल्दी करेक्शन। अब जब एफआईआईज ने बेचना शुरू करा है, अभी तक तो हम लोग को एफआईआईज की जरूरत नहीं, बहुत सारे चैनलों ने चला दिया, हम लोग को कोई एफआईआईज की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही बहुत बड़े हो चुके हैं। इतने बड़े भी नहीं हुए, वेकअप टू रियलिटी। हम लोग इतने बड़े नहीं हुए कि हम लोग को एफआईआईज की जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है, और देखिए क्या हालत हुई है हम लोग की। तो एफआईआईज की भी जरूरत है, डीआईआईज की भी जरूरत है, रिटेलर की भी जरूरत है, प्रमोटर्स की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है इस मार्केट को। ये कहने से नहीं चलेगा कि अब हम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। जी जी, संयम जी, जैसे आपने कहा कि मार्केट अब जाकर गिरी है, पिछले सालों में नहीं गिरी थी। मैं एक जेंजी हूँ, तो मैंने अपने लाइफ टाइम में तो नहीं देखी कि मार्केट इस तरीके से गिरी, बट अब गिरने वाली है या गिर रही है। तो क्या मेरे को अपना माइंडसेट इस तरीके से बना लेना चाहिए कि मेरे को स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि मार्केट बहुत गंदी तरीके से भी गिर सकती है? क्योंकि अभी तक मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप किसी भी समय पैसा लगाओ, आप आज लगाओ या 2 साल बाद लगाओ, आप हमेशा, मैंने अभी आपसे पहले भी बोला कि 20% की सर्दी गर्मी हमेशा आप रखो अपने स्टॉक में, कि आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो कब ये 80,000 हो जाएगा। आपको वहां तक आपको पेशेंसली देखना होगा, क्योंकि आप अगर आज भी लगाओगे जब मार्केट अपने हाई से लगभग 15% करेक्ट है, तो 20% और करेक्ट हो सकता है। आपको हमेशा ये, जब भी आप सोच के लगाओगे तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ लगाओगे हमेशा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, सारे जेंजी को भी ध्यान रखना है, और थोड़ा सा ट्रेडिंग से बचना है। ओके, अभी जैसे करंट की अगर हम बात करें तो एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी है, तो ये भी इम्पैक्टफुल है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है ना। आप देखिए ना, जितने भी इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें इम्पैक्ट आ ही रहा है। अब एलपीजी क्या होता है कि हम लोग, एक बाई प्रोडक्ट होता है, ये पेट्रोल का बाई प्रोडक्ट होता है, तो ये हम लोग बाहर से मंगाते हैं ज्यादातर। हम लोग के इंडिया में भी बनता है, अभी रिलायंस ने 24/7 बनाना शुरू कर दिया, 24 घंटे वहां पे बनेगा, बट वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि सबको तुरंत चाहिए। जैसे ही वॉर का देखा तो 15 लाख सिलेंडर्स और मांग में आ गए, ब्लैक होना शुरू कर दिया। 50 लाख हम लोग ने एक देखा है कि एवरेज 50 लाख सिलेंडर रोज की खपत है इंडिया में, बट अब वो क्या है 15 लाख और आ गए, जो कि जिनको एक्स्ट्रा चाहिए, जिनका अभी खत्म भी नहीं हुआ है या अगले महीने खत्म होगा तो चाहिए। तो वहां पे दिक्कत तो हो ही रही है, और गवर्नमेंट इस पे अच्छा काम भी कर रही है, पैनिक भी नहीं होने दे रही है। तो हम लोग को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर आपको जरूरत नहीं है अभी तुरंत सिलेंडर की, तो आप थोड़े दिन बाद ले लेना। अगर आपके घर में है, अगर आपके पड़ोसी को जरूरत है तो आप उसको भी ले लेने दो। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा सा सोचना भी होगा इसमें। बट सर, जैसा आपने अभी बताया कि शॉर्टेज हो रही है तो फिर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बट मैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करती हूँ और ये सब है, तो देखा है कि जो एलपीजी की शॉर्टेज है वो एक्चुअल में नहीं है, ये अफवाह है, और ये कुछ टाइम तक की बात है, फिर दोबारा से रिकवरी हो जाएगी। तो अगर ये सिर्फ अफवाह है तो मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है? मैम, अफवाह से ही तो मार्केट चलता है, अफवाह से ही मार्केट गिर जाता है कई बार। देखिए, स्टोरी ही जो होती है वो इम्पैक्ट करती है मार्केट को, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं इम्पैक्ट कर पाती है। कई स्टॉक्स में ऐसी स्टोरी आती है कि फला जगह उन्होंने ये जमीन खरीद ली, वो पता चलता है हुआ ही नहीं है। तो उस दिन तो स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक है वो 2.5-3% चल गया, 5% चल गया, सर्किट फ्रीज हो गया। बाद में पता चलता है ऐसा कुछ नहीं था, तो वो वापस अपने रेट पे आ जाता है। कोई, अब जो चीजें आज हो रही है, जैसे आपने बोला कि ये अफवाह है, तो अगर अफवाह है तो 3-4 दिन में डाइल्यूट हो जाएगी, और फिर मार्केट अपने पोजीशन पे आ जाएगा वापस।
सर जैसे अगर हम टॉपिक्स उठा ही रहे हैं, पिछले भी जैसे कोविड तक हम पहुंच ही गए, तो मैं एक टॉपिक और उठाना चाहूंगी, नोटबंदी का। ठीक है। जब नोटबंदी हुई थी तो वो इस वजह से हुई थी क्योंकि बाहर का जो हमारा दुश्मन देश थे वहाँ पे हमारी फेक करेंसीज छप रही थी। ठीक है, तो जब नोटबंदी हुई तो काफी लोगों को परेशानी भी हुई थी, मार्केट में काफी ज्यादा काला धन एकदम से वापस आया, तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? नहीं, मार्केट तो जिस दिन नोटबंदी हुई थी उसके अगले दिन काफी गिरा था मार्केट। और लेकिन फिर धीरे धीरे वही मैंने आपसे कहा कि अफवाह से बचना है। तो बहुत लोगों ने अफवाह फैलाई कि इसमें चिप है, ये है, वो है, ये ऐसा हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ने देन अगेन बहुत अच्छे से काम करा उस समय, जितना कर सकते थे, क्योंकि हम लोग का भी देश काफी बड़ा है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो वैसे ही काम करती जैसे इस गवर्नमेंट ने करा। और सारी गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि अच्छे ही काम करती है देश के लिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि जो करंट गवर्नमेंट है वो अच्छी है, पहले वाली सब खराब। पहले वालों ने भी जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उस रिसोर्सेज से उन्होंने करा। जो करंट है वो भी जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम लोग के लिए करती है। तो देश के लिए सबने सोचा है। हाँ, ओके। आपके अकॉर्डिंग रामायण में सबसे अच्छा इन्वेस्टर कौन था? रामायण में मेरी समझ से रामायण में सबसे अच्छे जो इन्वेस्टर थे वो विभीषण जी थे। ओके। जो रावण के भाई थे। हाँ। और क्यों मैं बता रहा हूँ, ये आपके जेंजी भी सुनेंगे तो शायद उनको एक आइडिया लग जाएगा। मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो आप भी एक आइडिया लग जाएगा। हाँ। इससे आप इन्वेस्टिंग भी सीख सकते हो कि विभीषण ने अपना जो प्रमोटर का, जब कोई प्रमोटर होता है कंपनी का, जब उसका नजरिया कंपनी के प्रति चेंज हो जाता है ना, तो हम लोग को भी अपना इन्वेस्टमेंट चेंज कर देना चाहिए। और ये विभीषण जी ने हम लोग को सिखाया। जब रावण ने अपने राज्य के प्रति अपना नजरिया चेंज कर दिया, तो विभीषण जी ने अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करने में टाइम नहीं लगाया। उन्होंने देखा कि अब ये राम जी की तरफ हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप जब तक अपना शेयर से प्यार कर लोगे ना, कि नहीं मैं इसी शेयर से अमीर बनूंगा, नहीं मैं इसी शेयर से सब कुछ करूंगा, कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन से बनाया तो मैं टाइटन से ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप दूसरा टाइटन ढूंढो। तो विभीषण जी ने भी करा। उन्होंने जब देखा कि ये राजा पद से भ्रष्ट हो गया है तो दूसरा राजा पकड़ लिया उन्होंने। तो आपको भी दूसरा स्टॉक पकड़ लेना है। अगर आपको दिख रहा है कि वो स्टॉक ठीक नहीं है या उस प्रमोटर्स के इंटेंशंस अब वो नहीं रहे कंपनी के प्रति, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब विभीषण जी बहुत पहले जुआ खेल चुके थे। जुआ नहीं, इन्वेस्टर थे वो। अगेन आई एम सेइंग दिस, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कैसे होता है? मैम, फ्रॉड कैसे होता है तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं रोज एक नया तरीका देखते रहते हैं, हम लोग टीवी पे भी देखते रहते हैं। बट आजकल मैं देखता हूँ कि फेक स्क्रीनशॉट्स वगैरह होते हैं, वो लोगों को देते हैं। वो जो नए जेंजी आए लड़के, उनको मिलते हैं तो उनको लगता है मैं भी ऐसे कमा सकता हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। वो आपके पास कॉल्स आती हैं, तो लेट सपोज उनके पास 100 क्लाइंट्स हैं, तो 100 में से 50 को वो दे देंगे पुट ले लो, 50 को वो दे देंगे कॉल ले लो। अब कोई 50 तो चलेंगे ना, तो वो जो 50 चले उनसे वो पैसा ले लेंगे, और जो दूसरे 50 है उनका फोन उठाना बंद कर देंगे। अब अगले दिन उसमें से 25 को दे देंगे पुट, 25 को दे देंगे कॉल। तो वो 25 एक तो चले गए, और जो इसको कॉल दिया वो मान लीजिए वो विन करते हैं तो उनसे वो पैसा ले लेंगे। फिर वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो ये चल रहा है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, इसमें बहुत ठीक लोग भी होते हैं, बट ज्यादातर मैंने देखा यही सब हो रहा है। फेक आ रहे हैं, बहुत फेक आते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं बट उनकी क्वांटिटी कम है। दिल्ली वाले गुरुजी के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने बहुत सारी वीडियोस तो उनकी देखी नहीं है, बट कभी वो MCX पे ज्ञान देते हैं, कभी निफ्टी पे ज्ञान दे रहे हैं। और एक वर्ड मैंने, किसी ने मेरे को भेजा था शायद, कि मैं चलाता हूँ MCX। तो ये वर्ड मेरे को, ये तो राकेश झुनझुनवाला जी भी नहीं बोल सकते थे, या इस टाइम का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर होगा वो भी नहीं बोल सकता है कि मैं चलाता हूँ मार्केट। ये मोदी जी भी नहीं बोल सकते कि मैं चलाता हूँ मार्केट को। मार्केट कोई नहीं चलाता है। डोनाल्ड ट्रम्प भी नहीं बोल सकता है कि मैं चलाता हूँ मार्केट को। तो वो तो अभी, और वो गुरुजी बोल रहे हैं, अब तो कोई वो बात बोल रहे हैं। आई डोंट नॉट कमेंट। 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में लॉस क्यों खाते हैं? पेशेंस नहीं होता है मैम उनके पास। उनके पास लर्निंग नहीं होती है। वो सीखना चाहते भी नहीं है मार्केट को। वो सोचते हैं कि कोई बता दे, कोई कर दे, मैं कर लूँगा ट्रेड। या वो अपनी स्क्रीन पे लगे हुए हैं, उनको लग रहा है कि टीवी पे मैं देखूंगा, वहाँ जब वो पुट बोलेगा तो मैं ले लूँगा, या कहीं से मेरे पास कॉल आ जाएगी। वो लर्न नहीं कर रहे हैं, वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो लॉस खा रहे हैं। ओके। कई बार लेकिन सर मैंने देखा है कि
जो जिसको लॉस होता है उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है ट्रेडिंग की, और जिसको फायदा होता है उसको उतनी नॉलेज नहीं होती है, बट फिर भी उनका प्रॉफिट ड्यूरेशन देखना पड़ेगा ना आपको, उसको फायदा हो रहा है कितने दिन से हो रहा है और उसको लॉस हो रहा है कब से हो रहा है। ओके। अब मैं आया मार्केट में हाँ। और 3 ट्रेड मेरे सही हो गए तो मेरा तो 100% हो गया। बट वो दूसरा बंदा जो है वो 30 साल से काम कर रहा है, तो उसके भी तो आपको प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। मेरी तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। हाँ। 3 ट्रेड में ही मेरे तो 3 ट्रेड सही हो गए, मैं तो भगवान हो गया। ऐसा नहीं होता ना। अभी तो उतरे हो मार्केट में, अभी तो बहुत अप्स एंड डाउन देखने हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना लोगों को कि मार्केट गिरती है, जो कोविड के बाद आए, तो अप्स एंड डाउन होते हैं मार्केट में। बुल फेज भी आता है, बियर फेज भी आता है। लास्ट 1 साल से तो अब ऑफिशियली हम लोग कह सकते हैं ना कि हम लोग बियर फेज में हैं। लास्ट 1.5 साल से तो है ना बियर फेज में। तो संयम जी, आपकी करियर की, जो आप इन्वेस्टर हैं, इसके करियर की सबसे ज्यादा मैं कहूँ दुखद घटना क्या थी आपके लिए, जिसमें आपने सबसे ज्यादा लॉस खाया था? मैं दुखद घटना एक ऐसे तो लॉस तो देखिए होता रहता है, वो मैं दुख पे नहीं लेता हूँ। लॉस मेरे को होता है, ये प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि यहीं से मैंने कमाया है। हाँ। तो यहीं पे देने को मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं लेके चला जाऊँ। मैंने अगर 100 रुपए मार्केट से कमाया तो 30 रुपए देने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। बट दुखद घटना नहीं थी, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ या एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैंने 4 साल के लिए मार्केट को छोड़ दिया था। ओके। और अगर वो मार्केट में ना छोड़ा होता 4 साल के लिए तो मैं बहुत अच्छा कुछ, शायद बहुत अच्छी चीजें कर चुका होता उस समय। अब मेरे को लग रहा है कि मार्केट को छोड़ना नहीं चाहिए कभी। आप मार्केट में बने रहो। कुछ रीजन से मेरे लॉस हो गए, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं करूंगा, मार्केट को छोड़ दिया मैंने। 4 साल देखे ही नहीं, भाव ही नहीं देखे। तो वो मैंने बहुत बड़ी ब्लंडर करी अपनी लाइफ की कि मैंने ऐसा करा, वो नहीं करना चाहिए था। टुडे आई एम रियलाइजिंग दैट कि नहीं, मार्केट को कभी छोड़ना नहीं। आप क्रीज पे खड़े रहो, रन बनते रहेंगे आपके। विराट कोहली क्रीज पे खड़े रहते हैं और वो फिनिशर बन जाते हैं। एक रन बनेगा बट बनेगा। बनेगा, वो फिनिशर है। वो बंदा क्रीज पे खड़ा रहता है, रन बना देता है आखिरी में। तो आपको क्रीज पे खड़े रहना है। मोटिवेट हुए होंगे थोड़े लोग। क्या मार्केट में इमोशनली होकर कोई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं लेना है इमोशन के साथ डिसीजन। कोई स्टॉक से प्यार नहीं करना है। प्यार सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से करना है या अपनी वाइफ से करना है। स्टॉक मार्केट में प्यार नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट में आपको अगर कोई भी स्टॉक लग रहा है कि अब ये खराब हो चुका है, तो आप निकल जाओ उससे। वही इन्वेस्टमेंट आप दूसरी जगह डाल दो। आपके 100 के 80 बने हैं, वो 80 कब 40 हो जाएंगे आपको नहीं पता। हम लोग ने पीछे बहुत सारे आईपीओज में देखा है कि क्या हुआ है। लोगों ने पिछले 1 साल में मैं हार्डली कोई बहुत अच्छे आईपीओज आए हैं। तो आपको इमोशनल नहीं होना है कि सब लोग जहां पैसा लगा रहे हैं वहां लगाना है। आपको पहले स्टडी करना है, कंपनी के बारे में जानना है, क्योंकि ये हार्ड एंड मनी है आपका। आपको देख सुन के लगाना है पैसा, और इमोशनल नहीं होना है शेयर के साथ कभी भी। सर, आप इतने सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो कोई बेस्ट कंपनीज या कोई बेस्ट आप सजेशन देना चाहोगे कि इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, देखिए मैं शेयर के बारे में नहीं बोल सकता हूँ एज पर दी सेबी गाइडलाइंस, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं शेयर के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, या मैं वो जो आपने दिल्ली वाले गुरुजी का नाम लिया था उनकी तरह ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मार्केट में चला रहा हूँ। बट हाँ, आप सेक्टर स्पेसिफिक बात कर सकते हो मेरे से कि अगर आपको कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पूछना है तो उस पे हम लोग बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट में पीएसयू बैंक्स में हम लोग देख सकते हैं कि आगे चल के बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग में अच्छा कर सकता है। अभी कुछ शेयर्स हैं जो अभी अच्छा भी कर रहे हैं, इतना मार्केट गिरने पे भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। और ये इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि आईटी का पैसा निकल रहा है। या मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखते हो तो एक सेफ है, और सेक्टरों से वो सेक्टर थोड़ा सा सेफ है। तो आप देख सकते हो पीएसयू बैंकिंग। बट जैसे कहा जाता है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना ही चाहते हो तो प्राइवेट में करो ना, जब रिस्क लेना ही है तो पूरा लो। क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा होगा। गवर्नमेंट में आपको रिस्क भी मिलेगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा तो डिविडेंड तो मिलेगा ना मैम। गवर्नमेंट में डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है। आप ये चीज अपने व्यूअर्स को भी बताओ, या कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप करते हो तो वहां पे डिविडेंड बहुत अच्छा आता है विद कंपैरिजन टू प्राइवेट शेयर्स। कई लोग तो मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि डिविडेंड की इनकम खा रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो इतना ज्यादा बड़ा है और उन्होंने पूरा पैसा अपना पीएसयू में लगा के रखा है या गवर्नमेंट सेक्टर में लगा के रखा है, तो उनके पास डिविडेंड बहुत अच्छा आ रहा है। तो गवर्नमेंट के जो शेयर्स होते हैं, पीएसयू शेयर्स, आपको डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, तो उसकी इनकम बहुत अच्छी होती है जो हम लोग को पता नहीं होता है। तो वो आप अपने कुछ, ये हमारे कैपिटल अमाउंट का कितना % आ जाता होगा?
ये डिपेंड करता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह दूं 1% या 2%, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, बैलेंस शीट क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। ओके सर, जैसे स्टॉक मार्केट क्या मिडिल क्लास लोगों को और गरीब बना देता है? स्टॉक मार्केट तो नहीं बनाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे ट्रेडिंग है या माइंडलेस इन्वेस्टिंग है, वो सब बना देता है जरूर। वो जरूर गरीब बनाता है। और आपको गरीब आपकी हैबिट्स बनाती है, तो अपने हैबिट्स को आप अच्छा करिए, गरीबी आपसे दूर हो जाएगी, ये पक्का है। आप ट्रेडिंग से दूर रहिए, जब तक आप सीख मत जाइए, जब तक आप लर्न मत कर लीजिए, तब तक आप ट्रेडिंग मत करिए, आप गरीब नहीं बन पाओगे। क्या ऑपरेटर्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं? करते तो हैं। किस तरीके से? पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। अब उस पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, बट पंप एंड डंप तो आज भी हो रहा है। और आप देखो तो एक तरीके से आईपीओ जितना पीछे आया है, वो भी एक तरीके का मैनिपुलेशन ही था कि ओवर उनकी हाइप बना दी जाती है। कोई भी आईपीओ आता है तो उसके पहले उसकी ओवर हाइप बना दी जाती है, और फिर वो 100 रुपए वाला 20 रुपए पहुंच जाता है। तो ये भी तो एक तरीके का ऑपरेटर ही गेम हुआ कि पहले पब्लिक को पहना दिया गया, और फिर बाद में धीरे धीरे जब प्रमोटर्स बेचना शुरू करे तो माल खाली कर गए अपना। तो मतलब जब वो मैनिपुलेशन पावर चल रही होती है मार्केट में, तो लोगों को डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए? देखिए, आप स्टडी करिए, आप प्रमोटर की हिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास, कि अगर कोई अच्छी हिस्ट्री का प्रमोटर है तो वो कभी अपने स्टॉक्स के साथ अपनी फेस वैल्यू कभी नहीं खराब होने देगा। बट जो नए स्टॉक्स आए, अब वो आपने देखा नहीं, सुना नहीं, वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, इफरात वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, कंपनी कुछ कर नहीं रही है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है उसकी, 10,000 करोड़ की कंपनी है, आता जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे, जब आप सीखोगे, फिर जब आप करोगे, तब आप अर्न करोगे। पढ़ो, सीखो, करो। एक बुक आती थी पहले। ओके सर, जैसे इंडिया का माइंडसेट है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लड़कों को इन्वेस्ट करना चाहिए, लड़कियों को नहीं करना चाहिए, तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट पर आपका क्या कहना है? और लड़कियों को अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये थोड़ा बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे आधे इन्वेस्टर ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और लेडीज को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्वली ही करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब लोग इक्वल हैं और हम लोग सब लोग इक्वल हैं, तो आप लोग को भी इक्वली ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और जितना आप लोग अपने घर से बचा सकते हैं वो आप डालिए। जैसे हम लोग ने देखा भी था नोटबंदी के टाइम की, बहुत सारे पैसे आपके इधर उधर हो गए। तो आप जब एक नंबर में इसको इन्वेस्ट करते हो तो पैसा कभी इधर उधर होने का डर नहीं रहता है। आप अपने डीमैट अकाउंट अगर नहीं है तो आप लोग ओपन करिए और इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। आप लोग के पास तो टाइम भी हो सकता है, जो हाउसवाइफ्स हैं हमारी, तो उनके पास तो टाइम भी हो सकता है कि 9 बजे 10 बजे तक बच्चों से स्कूल भेज दिया, देन आपके हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम होता है 11 बजे से 2 बजे तक का। तो वो एक टाइम होता है जब मार्केट सेटल भी हो जाती है। उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि जब मार्केट 9 बजे खुलती है तो बहुत तेज ऊपर नीचे होता है 10 बजे तक। 9 से 10 बजे जब खुलती है, 9:15 पे खुलता है एग्जैक्ट मार्केट, उसके बाद 10 बजे तक बहुत रहता है फिर, लेकिन 11 बजे से 2 बजे तक मार्केट में एक सम अवस्था रहती है, ऐसा देखा गया है। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें आप ट्रेडिंग भी थोड़ी थोड़ी सी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फॉलो कर रहे हो मार्केट को अच्छे से, तो वो टाइम बहुत अच्छा रहता है 11 बजे से 2 बजे तक का। ओके जी, उसमें लंदन की मार्केट भी खुलती है, तो उस समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में, तो आपको आइडिया भी लग सकता है वही पीरियड में। सर, जैसे हर कोई कहता है कि जो इंश्योरेंस होती है, जो पोस्ट ऑफिस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो, और जो SIP वगैरह में करते हो, उनके बीच में सिर्फ एक ही बैरियर होता है, रिस्क का। ठीक है, आप इसके अलावा एक वैलिड रीजन कोई दे सकते हैं कि SIP एंड स्टॉक मार्केट इज बेटर देन दिस? नहीं, SIP तो खुद ही प्रूव कर चुका है कि वो बेटर है। अब 10% का रिटर्न तो हम लोग देखे ही है कि पीछे आया है। इस साल को आप अगर हटा दोगे तो पीछे से SIP में तो आप देख ही रहे हो कि 10% तक का डबल डिजिट रिटर्न आ जाता है। बट ये डबल डिजिट रिटर्न आपको शायद बैंक में या और जगह जो आपने बोला वहां पे नहीं मिलेगा। तो SIP तो हमेशा ही बेटर है। और इसमें आप एक चीज और क्लेवरली कर सकते हो कि SWP भी होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है। ये आपके मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक बात करी SIP की, अब मैं आपको एक नया टर्म दे रहा हूं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान।
अब ये आपके रिटायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। लेट सपोज आपके पास 1 CR का पोर्टफोलियो है, आपने उसको SIP में डाल दिया, आपने म्यूचुअल फंड्स बाय कर लिए, अब आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 50,000 पर मंथ उसमें विड्रॉ भी कर सकते हो आप। ये भी कर सकते हो, जैसे आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करी है वैसे आप सिस्टमेटिक विड्रॉ भी कर सकते हो। जी, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है SIP में। ये शायद आपको बहुत सारे बैंक्स में नहीं मिलेगा या FDs में नहीं मिलेगा, तो उसमें लॉक इन होता है। कहा जाता है SIP में एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको पैसा डालना होता है, आप निकाल नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा लॉक इन नहीं होता है SIP में, लॉक इन नहीं होता है। बैंक्स वगैरह में या पोस्ट ऑफिस में लॉक इन होता है। ओके। SIPs में लॉक इन नहीं होता है। आपको मन है आप डालिए, नहीं मन है तो आप नहीं डाल दीजिए। नहीं, लेकिन होती है ना कुछ कुछ साल की होती है पर्टिकुलर। वो मैम ELSS फंड्स होते हैं। जो आप ELSS में डालते हैं उसमें 3 साल का आपको लॉक इन मिलता है। वो वाले फंड्स होते हैं, वो ELSS फंड होते हैं, टैक्स सेवर फंड्स होते हैं। मैं आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ, ELSS फंड्स भी होते हैं, उसमें टैक्स सेविंग होती है आपकी, और वो 3 साल के लॉक इन के साथ आते हैं। उनका रिटर्न कैसा होता है? सेम होता है मैम, मार्केट के जैसे ही रिटर्न होता है, बट उसमें 3 साल का लॉक इन होता है, बिकॉज आप टैक्स सेव कर रहे हो उसके अगेंस्ट में। इस वजह से होता है, ETC का बेनिफिट्स मिलते हैं उसके। यस। अगले 10 साल में इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो आपके अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा। ओके। यहाँ से तो बहुत ऊपर जाने वाला है मार्केट। ओके। और अच्छा रहेगा मार्केट, बहुत अच्छा रहेगा। आज की करंट सिचुएशन देखते हुए भी आप बोल रहे हैं। देखिए, आप करंट सिचुएशन तो आपको अपॉर्चुनिटी है एक। मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि रास्ते का माल सस्ते में मिल रहा है मेरे को। अभी जो चीज आप कल तक आप कह रहे थे कि मार्केट गिरेगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अब जब आज गिर गई है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही थी आज 80 रुपए की कर रही हो, तो आप इन्वेस्ट करो ना। और अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है तो यकीन मानो आप कर लो इन्वेस्ट। तो इस टाइम पर सबसे बेस्ट जो फील्ड रहेगी, जो सेक्टर रहेगा, मैं एक बहुत ही आपसे पर्टिकुलर चीज पूछना चाह रही हूँ, बेस्ट क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? मार्केट रहेगा बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। मार्केट में भी क्या रहेगा? मैम ETFs के थ्रू जाओ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कहाँ नहीं करूँ, बेस्ट है कि आप निफ्टी का ETF ले लो, निफ्टी जूनियर का ETF ले लो, बैंक निफ्टी का ETF ले लो, या अगर आपको नहीं समझ में कुछ भी आ रहा तो गोल्ड का ETF ले लो। गोल्ड मार्केट में नहीं आता है, बट अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो निफ्टी का ETF ले लो, निफ्टी बैंक का ETF ले लो, निफ्टी IT ले लो, एनीथिंग। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाऊं, तो दीज आर बेस्ट ऑप्शन। तो मिनिमम इसमें कितने अमाउंट से हम शुरू कर सकते हैं? कितना भी कर सकते हैं मैम। जैसे मिनिमम ऐसा होता है कि 100 रुपए का कोई ETF होता है, कोई 200 रुपए का ETF होता है, टिकट साइज होती है, तो अकॉर्डिंगली आप उसके मल्टीपल में आप कर सकते हो। लेट सपोज 100 रुपए का है तो आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो 200 का, 10 ले सकते हो 1000 रुपए का, ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। आपकी लाइफ में मैंने ये तो पूछ लिया कि सबसे ज्यादा दुखद घटना क्या रही जिसमें आपने लॉस, सबसे बेस्ट आपको प्रॉफिट कौन सी इन्वेस्टमेंट से हुआ है अभी तक आपकी लाइफ जर्नी में? मैम बेस्ट तो मेरा बहुत सारा रहा है, ऐसा एक पर्टिकुलर बोलने का तो नहीं है। और बेस्ट था तभी यहाँ पे टिके हुए हैं, तभी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मैं उसमें यही बोलूंगा कि आप अच्छे स्टॉक्स निकालो और उसमें एक अच्छा टिकट साइज अमाउंट डालो, एक हैंडसम अमाउंट डालो। ये नहीं कि मैंने 100 रुपए डाल दिए या मैंने बहुत अच्छा स्टॉक, लेट सपोज मैंने आपको बताया कि ये फला XYZ स्टॉक ले लो और आपने डाले 10,000 रुपए, वो आपके डबल होके भी क्या होगा, आप एक आईफोन भी नहीं ले सकते हो आज की तारीख में अगर आपने डबल कर लिया। बट आप पार्टी में खड़े होके बोल सकते हो हाँ मेरा पैसा डबल हुआ, 100% रिटर्न है। बट आपने क्या कमाया? क्या आपका घर चेंज हुआ उससे? क्या आपकी गाड़ी चेंज हुई? स्टॉक मार्केट आपकी डेस्टिनेशन या आपके फोन चेंज करने के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट है आपका घर चेंज करने के लिए, आपकी गाड़ी चेंज करने के लिए। अगर आपको एक यंगर को एडवाइस देनी हो फॉर इन्वेस्टमेंट तो वो एक्चुअल में क्या एडवाइस रहेगी? सबसे पहली ये एडवाइस करूंगा, अगर आप 18 के हो तो पहले पैन बनवाओ और फिर डीमैट अकाउंट खोलो, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू करो। 500 रुपए डालो, बट डालना शुरू करो। मिनिमम SIP 500 रुपए की होती है। जब डालना शुरू करोगे तो मार्केट का दर्द तुम्हें समझ में आना शुरू होगा कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे आ रहा है। आप ट्रैकिंग शुरू कर दोगे। तो मैं ये 500 रुपए डालने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप ट्रैकिंग शुरू कर दोगे मार्केट की। जब आप ट्रैकिंग शुरू करोगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे। आज अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख रहा है और उसकी एज 20 to 25 के बीच में और वो चाह रहा है कि मैं 10 साल 15 साल बाद करोड़पति बन जाऊं, तो उसके विजन में एक्चुअल में आप क्या उसको बताना चाहोगे कि किस किस स्ट्रैटेजी से उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बताइए। पहले लर्न करो और फिर पागल बन जाओ। मतलब हम ये चाह रहे हैं एक और संयम अग्रवाल बना दें आप। देखो पागल बनो मार्केट में। ओके। तुम्हें पागल बन के काम करना होगा मार्केट में। मार्केट पागल लोगों को रिवॉर्ड करता है। आप बहुत ज्यादा 1+1 2 चार्ट कैंडल ये सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो अभी,
शुरुआत में ये सब का भी टाइम आएगा, तब हो जाना उसमें इन्वॉल्व। बट अभी देखो कि मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से। बैलेंस शीट पढ़ना सीख लो, इतने में तुम प्रमोटर्स के बारे में पढ़ना सीखो, देखो कि किस कंपनी में कितना प्रमोटर्स का स्टेक है। ये सब चीज़ें आपके व्यूअर्स अगर जानना शुरू कर देंगे तो अर्निंग बहुत आसान हो जाएगी इनके लिए। और करोड़पति तो क्या, अरबपति भी बन सकते हैं आगे जाके फिर। ओके सर, मैंने ना बच्चों में आपस में ही कहते हुए सुना है कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस साइड, तो जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो सीधा उन दोनों फील्ड को कहते हैं कि तुम लोगों से तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, तुम लोग बैंकिंग के लिए नहीं बनो। तो ये बात कहाँ तक सही है? क्या एक्चुअल में आर्ट्स और साइंस वाले इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं बने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अब तो हम लोग देख ही रहे, सभी लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सभी लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप क्या है, आप प्रोफेशनल फीस दे रहे हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1% या एक प्रोफेशनल फीस होती है, तो वो आप दे ही रहे हो ना। तो आप चाहे आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, जब आप प्रोफेशनल फीस दे रहे हो, आर्ट वाला भी दे रहा है, कॉमर्स वाला भी दे रहा है, सब लोग दे रहे हैं, तो वो फिर डजंट मैटर कि आप कौन से फील्ड से आ रहे हो। ओके सर, अगर किसी इंसान को नॉलेज नहीं है मार्केट की बट वो फिर भी इन्वेस्ट करना चाहता है और वो अपने लिए एक एडवाइजर रख लेता है, तो क्या उसका डिसीजन बेस्ट रहेगा? हाँ, रख सकता है, बट एडवाइजर का भी आपको हिस्ट्री देख के रखना पड़ेगा ना, कि उसकी कितनी कॉल्स सही हुई है पास्ट में, या उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, तब आप उसके साथ एसोसिएट हो। थोड़ी तो नॉलेज आप, हाँ, एडवाइजर को देखिए नॉलेज तो होती है, बट उसका भी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है आपको ये भी देखना होगा। और वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लीज सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के साथ ही काम करें, सो दैट आपको पता रहे कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। उसका एक कोड होना चाहिए आपके पास। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इतनी इंफॉर्मेटिव नॉलेज हमें देने के लिए। अब मैं आपसे यही साइन आउट करना चाहूँगी। अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, तो हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी सफल रहा है। और अगर आपको संयम जी से किसी भी तरीके का सवाल करना है, कोई भी एडवाइस लेनी है, तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और किस तरीके से कांटेक्ट करना है संयम जी एक बार बता देंगे आप हमारी ऑडियंस को? मेरा इंस्टा लिंक नीचे रहेगा, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टा। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।